जय श्री राम, राधे राधे। क्रिस कॉम्पिटिटिव ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, ये जो आपका सेशन कराया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए, तो इसमें जो भी आपको सेशन कराया जा रहा है वह पीटी और मेंस दोनों पर आधारित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी हमारा एग्जाम होता है तो पीटी का जब रिजल्ट आ जाता है हमारा, तो मेंस के एग्जाम में ज़्यादा का समय नहीं देता है, 1 मंथ के अंदर में एग्जाम आपका ले लेता है। इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको पीटी और मेंस दोनों का तैयारी कराया जा रहा है साथ साथ। इसीलिए आप इस सेशन को अच्छे से देखें और अपने माइंड में सेट करते चले। आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है। हमारा जो पहला दिया है क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। क्या पूछ रहे हैं? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। देख लीजिए, ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, लॉर्ड हार्डिंग, फिर दूसरे में दिया है हमारा लॉर्ड कैनिंग, तीसरे में दिया है लॉर्ड डफरिन और चौथे में क्या दिया है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कब हुई थी। तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा वायसराय था। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका भी कार्यकाल देख लेंगे कि ये कब से कब तक पद पे अपने बने थे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, देखिए, जो कांग्रेस की हमारी स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका 28 दिसंबर। ठीक है, क्या हुआ था? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो हम देखेंगे बम्बई में। बम्बई के हम लोग देख लेंगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे हमारे ये ओ ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किए थे ए ओ ह्यूम। इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ की गई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, जो हमारा कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था हमारा? 1885 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस की स्थापना किए थे। ठीक है, आपको कांग्रेस से क्या क्या क्लियर हुआ? कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। साथ साथ हम लोग देखिए कहाँ हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और इसकी स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम। ठीक है, और देखिए, जो हमारा पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी, मतलब हो गया आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें खास बात क्या थी? इसमें खास बात थी कि जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें मात्र आपका 72 प्रतिनिधि ही इसमें भाग लिए थे। ठीक है, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो मात्र आपका 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि उस समय वायसराय कौन था। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं कि कब से कब तक ये अपने पद पर थे। तो देखिए, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग जो दिया है, लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था वो था 1844 से 1848। किसका कार्यकाल था हमारा? लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था। फिर हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब था। तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वह था 1856 से 1862। ठीक है, फिर हम देखेंगे लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब था। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1888। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था आपका 1899 से 1905। 1899 से 1905। क्या क्या देखिए, हम लोग कार्यकाल भी देखते चल रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो था 1844 से 1848। फिर हम लोग देखते हैं लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब था। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862। फिर हम लोग देखेंगे लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो था 1884 से 1888। और हम लोग देखेंगे लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905। और हम लोग पिछले थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे थे? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, 28 दिसंबर 1885 को। देखिए, 1885 किसके कार्यकाल के अंतर्गत आता है? हम लोग क्या देखिए, डफरिन का कब से कब तक था? 1884 से 1888। तो क्या हो जाएगा हमारा? कांग्रेस के समय भारत का वायसराय स्थापना के समय कौन था हमारा? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। सी में ऑप्शन दिया हुआ है आपका, लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल क्या था? 1884 से 1888। और कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में। ठीक है, अब हम देखेंगे जो लॉर्ड डफरिन थे, वे जो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, जब पहला अधिवेशन हो गया था, कब बताए थे आपका? 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो क्या ये टिप्पणी देते हैं? लॉर्ड डफरिन बोलते हैं कांग्रेस जो पार्टी है वो अल्पसंख्यकों और सूक्ष्मदर्शियों की पार्टी है। क्या बोले थे डफरिन? जो टिप्पणी दी थे कांग्रेस की स्थापना पे, कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों और सूक्ष्मदर्शियों की पार्टी है। ठीक है, या फिर आप याद टिप्पणी दिए थे
लॉर्ड डफरिन बोले थे कांग्रेस की जो पार्टी है वो अल्पसंख्यकों और सूक्ष्मदर्शियों की पार्टी है। क्यों बोले थे? क्योंकि इसमें सिर्फ 72 प्रतिनिधि ही भाग लिए थे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। फिर हम लोग देखिए कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, किसने किया था? एओ ह्यूम किए थे। ठीक है, और एओ ह्यूम जो थे वो क्या थे? अवकाश प्राप्त एक अधिकारी थे। कौन से अधिकारी थे आपका देख लेंगे? रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। ठीक है, आईसीएस का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे इंडियन सिविल सर्विस। क्या इसको बोलेंगे? इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस इसको बोलेंगे भारतीय सिविल सेवा। ठीक है, तो उनके द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है, संगम पूछ रहा है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसकी संगम को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, दूसरा हम लोग देखेंगे नंद प्रयाग, तीसरा देखेंगे देव प्रयाग और चौथा देख रहे हैं हम रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो जो अलकनंदा है, देखिए जो अलकनंदा है, अलकनंदा और आपका हो जाएगा भागीरथी। अलकनंदा और क्या हो जाएगा आपका? भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं देवप्रयाग। क्या बोलेंगे? देवप्रयाग। फिर हम लोग और देख लेंगे, हम लोग संगम यहाँ पे देख लेंगे। एक देखेंगे अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है उसको क्या कहते हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। फिर हम लोग देखेंगे अलकनंदा और आपका पिनार का जो संगम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्णप्रयाग। फिर हम लोग देखेंगे आपका धौली गंगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे धौली गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। इसके संगम को हम लोग क्या कहेंगे? इसके संगम को हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। हम लोग क्या क्या देखें यहाँ पे? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तो हमारे ऑप्शन में हम लोग देखेंगे देवप्रयाग कहाँ है, तो देखिए सी में है देवप्रयाग, तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। उसी तरह हम लोग साथ साथ हम लोग देख लिए अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। फिर हम लोग देखेंगे अलकनंदा और पिनार जहाँ मिलता है उसको बोलेंगे कर्णप्रयाग, और धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? संगम देख रहे हैं कि जो दो यहाँ पे दो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो नदियों के बारे में चर्चा किया गया है, दोनों जहाँ मिलते हैं उसके संगम को पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखें उसको रिपीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें अलकनंदा और भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। फिर हम लोग देखेंगे अलकनंदा और फिर हम लोग देखेंगे पिनार, पिनार का जो संगम होता है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर देखेंगे अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है उसको कहेंगे रुद्रप्रयाग। और फिर हम लोग देखेंगे धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो संगम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो क्या मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस की हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेंगे हम। देखिए ऑप्शन में दिया 8 मई, 12 अगस्त, 29 जुलाई और 31 अक्टूबर। ठीक है, तो किसकी हम लोग जन्म पे देखें राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कब? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ठीक है, तो हम देख लेंगे इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को हुआ था। तो हमारा कब बनता है? राष्ट्रीय एकता दिवस बनता है 31 अक्टूबर को। देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था भारत का, अभी बोला जाता है इनको भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। साथ साथ हम लोग देख लेंगे क्या थे? पहले भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, फिर हम लोग देखिए कि इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को हुआ था, उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया। 8 मई जो दिया हुआ है उस दिन भी कोई दिवस मनाया जाता होगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 12 अगस्त को भी कोई दिवस मनाया जाता होगा, 29 जुलाई को भी कोई दिवस मनाया जाता होगा। तो 8 मई को हम लोग देखेंगे, 8 मई को बनता है, देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस बनता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनता है? 8 मई को बनता है। 12 अगस्त की अगर बात करें तो क्या बनता है? विश्व युवा दिवस बनता है, विश्व युवा दिवस। ठीक है, विश्व युवा दिवस कब बनता है? 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनता है? 12 जनवरी को। देखिए 12 जनवरी को जो है क्या बनता है? राष्ट्रीय युवा दिवस।
यहाँ पे क्या बनता है, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका बनता है। और 12 अगस्त की बात करेगा तो क्या बनता है, विश्व युवा दिवस बनता है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो किसके जन्म पे बनता है, आपका स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पे क्या बनता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर 12 अगस्त दिया हो तो क्या होता है, विश्व युवा दिवस बनता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 29 जुलाई को क्या बनता है, तो 29 जुलाई को बनता है विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस कब बनता है आपका, 29 जुलाई को बनता है। और हमारा 31 अक्टूबर को हम लोग देख लिए राष्ट्रीय एकता दिवस बनता है। ठीक है, अब आइए कुछ अक्टूबर का कुछ और प्रमुख दिवस देख लेंगे कि उस दिन क्या क्या बनता है। देखिए अभी हम देखेंगे अक्टूबर में हमारा बनता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या क्या बनता है, देखिए इस दिन किसकी किसकी जयंती है। इस दिन देखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, दोनों का जन्म दिवस कब है, 2 अक्टूबर को। और देखिए महात्मा गांधी दिवस बनता है। फिर देखिए लाल बहादुर शास्त्री भी दिवस 2 अक्टूबर को बनता है। फिर हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनता है, कब बनता है, 2 अक्टूबर को। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनता है। आज हम लोग देखेंगे 5 अक्टूबर को क्या बनता है। तो 5 अक्टूबर को हमारा क्या बनता है, 5 अक्टूबर को बनता है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस कब बनता है, 5 अक्टूबर को बनता है। फिर हम लोग देख लेंगे आपको, देखिए 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को क्या बनता है, 8 अक्टूबर को बनता है वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस कब बनता है, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस जब हम लोग देख ही लिए तो साथ साथ हम लोग क्या देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे थल सेना दिवस कब बनता है, तब 15 जनवरी को थल सेना दिवस, इस दिन बनता है आपका थल सेना, थल सेना दिवस। और एक हम लोग देख लेंगे 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को हम लोग क्या देखें, नौ सेना दिवस। ठीक है, हम लोग देख लिए 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस। साथ साथ हम लोग जब वायु सेना की चर्चा हो ही गई तो हम लोग थल सेना दिवस और नौ सेना दिवस का भी देख लिए। तो थल सेना दिवस हमारा बनता है 15 जनवरी को और नौ सेना दिवस हमारा बनता है 4 दिसंबर को। अब हम देखेंगे अक्टूबर का कुछ और सन, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को हमारा बनता है विश्व खाद्य दिवस। हम लोग क्या क्या देखे, 2 अक्टूबर को देख लिए महात्मा गांधी का जयंती था और लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती देख लिए। फिर हम लोग देखे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी बनता है 2 अक्टूबर को। फिर हम लोग देख लिए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस देख लिए। फिर 8 अक्टूबर को हम लोग देख लिए वायु सेना दिवस, जो कि 15 जनवरी को हम लोग देख लिए थल सेना दिवस बनता है और 4 दिसंबर को देख लिए नौ सेना दिवस बनता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए 16 अक्टूबर को क्या बनता है, विश्व खाद्य दिवस बनता है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमारा, ऑप्शन देखेंगे सीधा तथा आभासी, फिर दिया है सीधा तथा वास्तविक दिया है, फिर अगला ऑप्शन में आपका उल्टा तथा वास्तविक और अगला दिया है उल्टा तथा आभासी। तो समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, सीधा तथा आभासी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सीधा तथा आभासी। ठीक है, समतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो समतल दर्पण की क्या खासियत होती है कि एक तो प्रतिबिंब हमारा जो बनता है सीधा भी बनता है, आभासी भी बनता है। साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब जो होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। और हम लोग देखेंगे कि हमारे जो घरों में जो दर्पण लगा होता है चेहरा देखने के लिए, उसमें भी क्या प्रयोग होता है, समतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। घर में जो भी हम लोग मिरर यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, तो उसमें क्या है, समतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। फिर हम लोग साथ साथ ये भी देख लेंगे जो मोटर वाहन जितने भी होते हैं उसके जो ड्राइवर होते हैं, तो गाड़ी में बैठे जो भी आपके यात्री होते हैं, गाड़ी में बैठे आपके सवारियों को जो भी देखना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। क्या क्या हम लोग देखिए समतल दर्पण क्या होता है, एक तो सीधा और आभासी होता है। फिर हम लोग देखिए जो समतल दर्पण होता है कि हमारे घरेलू यूज में भी आता है, हम लोग फेस देखने के लिए भी समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है। अगर छोटा वस्तु को देख रहे हैं तो छोटा ही दिखेगा, ना कि बड़ा दिखेगा, अगर बड़ा देख रहे हैं वस्तु तो बड़ा दिखेगा। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे जो भी मोटर वाहन होते हैं उसके जो ड्राइवर होते हैं उसमें अपने गाड़ी में बैठे पीछे की जो सवारी को देखना होता है तो क्या चीज का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन देख लीजिए एक बार। कैनिंग दिया हुआ है पहला में, दूसरा में दिया है श्री राजगोपालाचारी, तीसरा में दिया लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा में दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो जो देखेंगे हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपका, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। अब हम देख लेंगे कुछ और पद को देखेंगे जो उस समय बना हुआ था।
हम लोग तो अभी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल देखें कि कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो उस समय जो पद बना था, एक बना हुआ था बंगाल का गवर्नर, ठीक है। पहले क्या था, पहले पद बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का गवर्नर, ठीक है। पहले बंगाल का गवर्नर बना था। फिर हम लोग देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या देख लिए, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर हम लोग देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल पद बना। फिर उसके आगे क्या बना, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय पद बना। देखिए ये पद एक दूसरे को हटाकर बनाया जाता था। पहले बंगाल का गवर्नर जिसको कहा जाता था उसको आगे चल के बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। फिर जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था कुछ दिन बाद उसको क्या बोला जाता था, भारत का गवर्नर जनरल। फिर आगे उसका नाम पड़ा भारत का वायसराय। फिर हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके पहले जो भी बनते थे सब अंग्रेज बनते थे, तो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इतने सारा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सबको अभी देखते चलेंगे। देखिए एक हमारा क्या पूछेगा, देखिए एक हमारा पूछेगा प्रथम और दूसरा क्या पूछेगा हमारा अंतिम। दो चीज पूछ सकता है, ठीक है। प्रथम पूछेगा और दूसरा अंतिम पूछेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर पूछ रहे हैं हमारा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो कौन थे हमारे तो बंगाल के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। अगर वही पूछेगा बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो अंतिम हम लोग देख लेंगे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, आपके बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। अब अगला अगर आपसे पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिएगा जो अंतिम होता है वही आगे आकर उसका प्रथम बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था हमारा कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। फिर हम लोग देखें बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जो हमारे थे वारेन हेस्टिंग्स थे। फिर हम लोग अगला में देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम की बात करें अगर हम, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। क्या थे ये, देखिए वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। क्या थे, वारेन हेस्टिंग्स जो थे वे बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि अब ये अंतिम है तो प्रथम नहीं हो सकते हैं, नहीं। यहाँ बंगाल का जो गवर्नर पूछ रहा है तो प्रथम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। फिर हम लोग अगला देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, तो हो जाएंगे हमारे वारेन हेस्टिंग्स, ये प्रथम है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो क्या हो जाएंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये क्या हो जाएंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। फिर अगला हम लोग का पूछ रहा है भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे, देखिए यहाँ बेंटिंग आ जाएंगे, फिर प्रथम हो जाएंगे बेंटिंग, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर अब पूछेगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, देखिए लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या थे ये, देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। फिर पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो क्या बोलेंगे भारत का जो प्रथम वायसराय था वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो ये हो जाएंगे माउंटबेटन, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे, कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा देश आजाद हो गया तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल पद पे कौन थे, तो हो जाएंगे माउंटबेटन। देखिए ये माउंटबेटन जो थे वही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और अंतिम भी वही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ये अंग्रेज थे तो अंग्रेज की अगर बात करें तो अंतिम माउंटबेटन हो जाएंगे। लेकिन वही पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भारतीय गवर्नर जनरल, जब बात भारतीय की हो तब कौन हो जाएंगे आपके सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। पहले और अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल बने थे वे सी राजगोपालाचारी ही थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके राष्ट्रपति पद बन गया और हमारे पहले राष्ट्रपति आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार क्लियर समझ लीजिए सब, यहाँ पे जो दे रहा है सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम पद देखते हैं कि कौन कौन सा पद बना था, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा उसके पहले और अंतिम पद पर वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, या फिर आप देख लेंगे बंगाल का गवर्नर था, तो हम लोग वही देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंड में सेट करिए कि पहले पद बनाया क्या 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 था, तब हम लोग इसको सोच सकते हैं कि पहला कौन था अंतिम कौन था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
बंगाल का, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। देखिए काउंट करते चलिए, ठीक है, उंगली पे अपने काउंट करिए। सबसे पहले हम लोग देख लिए बंगाल का गवर्नर, फिर हम लोग देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। पहले बंगाल का गवर्नर देखिए, फिर देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर हम लोग देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे भारत का वायसराय, फिर हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत के छठा में देखेंगे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल। क्या क्या हम लोग देखें, बंगाल का गवर्नर देख लिए, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल देख लिए, फिर हम लोग देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, फिर हम लोग क्या देखें, भारत स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, और फिर हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। हम लोग को इतना सारा जो नाम देखने में लग रहा है ये काफी सरल हो जाएगा। आप किसका किसका नाम याद करके चले, देखिए आप देख लिए रॉबर्ट क्लाइव का एक नाम याद कर लिए, वारेन हेस्टिंग्स का नाम याद कर लिए, ठीक है, एक लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम देख लिए, कैनिंग का नाम देख लिए, और माउंट बेटन का नाम देख लिए, और सिराज गोपालाचारी का नाम देख लिए, ठीक है। कितना नाम हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नाम आपको याद करना है। ये नहीं सोचना है कि इतना सारा है और याद करना आपके लिए नामुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस 6 नाम पहले माइंड में रखना है। क्या क्या रखना है, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, माउंट बेटन और सी राज गोपालाचारी। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपका पूछेगा तो हमारा पहले क्वेश्चन में हमारे क्या था, हमारे क्वेश्चन में था स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या आंसर हो गया था हमारा माउंट बेटन। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन था, माउंट बेटन। सेम आपको परीक्षा में कैसे पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो देखिए अपने माइंड में सोचिए, अभी आपने पढ़ा है तो आपको कैसे बताना है। अगर पूछता है बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है, तो इसमें पहला पूछेगा या फिर अंतिम पूछ सकता है। इसमें जितना भी पद है तो पहला और अंतिम पूछेगा कि कौन था, ठीक है। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर थे कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। देखिए और जो अंतिम होता है उसको फिर पहला लेके आना है, आपको ये पद याद करना है, उसके बाद से जो अंतिम आ रहा है नाम वो आपको फिर पहला लेके आना है। देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं एक बार ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए वारेन हेस्टिंग्स यहाँ आता है, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, माउंट बेटन, ठीक है। ये नाम क्या होता है, फिर से इसका स्थान पहला हो जाता है। तो हम लोग क्या देखिए, बंगाल का गवर्नर पहला कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे एक हम लोग देखिए बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला हम लोग देख लें क्या, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे और अंतिम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल जब पद बनता है तो उसमें पहले हो जाते हैं वारेन हेस्टिंग्स और उसके अंतिम गवर्नर हो जाते हैं आपके गवर्नर जनरल हो जाते हैं बंगाल के लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर पद आता है आपका भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल पहले थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। फिर हम लोग अगला देखेंगे भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, पहले थे लॉर्ड कैनिंग और अंतिम हम लोग देख लेंगे माउंट बेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय थे। फिर वायसराय के बाद फिर पद बन गया गवर्नर जनरल का। तो चूंकि उस समय हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन थे और अंतिम भी अगर विदेशी पूछता है तो वही होते हैं। अगर उसी में लगा देता है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राज गोपालाचारी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर भारतीय अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सी राज गोपालाचारी। क्लियर हुआ सबको, ये पद याद करना है और ये नाम याद करना है, पहला और अंतिम याद करना है, क्योंकि आपसे प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं कि पहला कौन था और अंतिम कौन था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, लैंगर हैंस की दीपिका। लैंगर हैंस की दीपिका किस अंग का भाग है। ऑप्शन देखिए जरा, अमाशय, फिर दिया यकृत, फिर दिया अग्नाशय और अंतिम आपको दिया है वृक्क, ठीक है। तो जो लैंगर हैंस की जो दीपिका है वो किसका अंग है, हो जाएगा हमारा अग्नाशय। तो सी में क्या है, अग्नाशय। देखिए यहाँ ऑप्शन में देख लेंगे अग्नाशय। लैंगर हैंस की दीपिका किसको कहते हैं, अग्नाशय, ठीक है। अब देखिए अग्नाशय जो है लैंगर हैंस की दीपिका क्यों कही जाती है, तो इसकी जो खोज किए थे लैंगर हैंस किए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंगर हैंस की दीपिका कहते हैं, ठीक है। जो हमारा अग्नाशय है, देखिए हमारे शरीर में अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज भी बोलते हैं, तो उसकी जो खोज किए थे लैंगर हैंस किए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंगर हैंस की दीपिका कहते हैं। और जो अग्नाशय है हमारा वो कैसा ग्रंथि है हमारे शरीर में, तो मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है, ठीक है। जो अग्नाशय है हमारे क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। पहला ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है हमारे शरीर में, तो लीवर हो जाएगा हमारा, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो गया, अग्नाशय हो गया। और अग्नाशय के बारे में हम लोग क्या देखें, इसकी जो खोज किए थे लैंगर हैंस किए थे, इसलिए इसको लैंगर हैंस की दीपिका कहते हैं। और यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करता है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सा एंजाइम और हार्मोन्स का यह स्राव करता है, ठीक है। देखिए रिपीट करिए इसको एक बार, इसकी जो खोज किए थे अग्नाशय के बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसकी जो खोज किए थे लैंगर हैंस किए थे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंगर हैंस की दीपिका बोलते हैं। फिर हम लोग क्या देखें, यह मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है,
क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि क्या चीज़ का स्राव करता है? देखिए, यह एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि एंजाइम कौन कौन सा उसका स्राव करता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे, एंजाइम को देख लेंगे। देखिए, एंजाइम में हम लोग देखेंगे 3 प्रकार का एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है, देखिए, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये क्या है? एंजाइम। इसके द्वारा स्राव किया जाता है आपके अग्नाशय के द्वारा स्राव किया जाता है। क्या क्या? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अगर याद करने में थोड़ा दिक्कत हो तो हमको ये याद कर लेते हैं, LAT, ये याद करते हैं, लात याद कर लीजिए। L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से क्या देखे? ट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है और एमाइलेज जो आपका होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, क्या करता है? एमाइलेज। और ट्रिप्सिन जो हो जाता है किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, हम लोग 3 एंजाइम देखिए जो अग्नाशय के द्वारा निकलता है। 3 एंजाइम क्या कहते हैं इसको? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अगर याद नहीं हो तो LAT याद कर लेंगे, लात याद कर लेंगे। L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। तो देखिए, जो लाइपेज है उससे क्या होता है? तो जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या? वसा का पाचन करता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे एमाइलेज। जो एमाइलेज एंजाइम है वो किसका पाचन करता है? तो वो आपका पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। और जो ट्रिप्सिन है वो किसका पाचन करता है? वो आपका पाचन करता है प्रोटीन का। ठीक है, ये हम लोग क्या देखे? ये हम लोग एंजाइम देख लिए। ठीक है, एंजाइम देख लिए। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स ब्लेंड है तो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों से निकलता है। देखिए, हार्मोन्स देखेंगे कि हार्मोन्स कौन कौन सा इससे निकलता है। 3 प्रकार का हम लोग देखेंगे सेल होता है। सबसे पहले हम लोग सेल देखेंगे और उससे कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है वो हम देखेंगे। देखिए, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। देखिए, सब में सेल लगा रहेगा कोशिका, अल्फा सेल, बीटा सेल, और एक होता है गामा सेल। ठीक है, हार्मोन्स जो हम लोग का स्राव करता है उसका हम लोग देख रहे हैं किस किस कोशिका से कौन कौन सा हार्मोन स्राव होता है। ठीक है, हम लोग क्या देखें? अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा। देखिए, अल्फा, बीटा और गामा सेल, ये क्या हो गया? ये आपका सेल हो गया, कोशिका। और इसी से क्या होता है? हार्मोन्स का स्राव होता है, इससे हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे जो अल्फा सेल है उससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे बीटा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है और गामा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। देखिए, जो अल्फा सेल है उससे आपका निकलता है ग्लूकेगान। ग्लूकेगान जो हार्मोन्स होता है किससे निकलता है? अल्फा सेल से निकलता है। फिर हम लोग बीटा से देख लेंगे, बीटा से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। और जो गामा सेल है उससे आपका निकलता है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन एक ही नाम है, सोमैटोस्टेटिन एक ही नाम है। ठीक है, हम लोग 3 प्रकार के हार्मोन्स कौन कौन सा देखे? देखिए, हम लोग क्या देखे? ग्लूकेगान हार्मोन्स देख रहे हैं। फिर हम लोग क्या देखे? इंसुलिन, इंसुलिन देखे। और फिर क्या देखे हम लोग? सोमैटोस्टेटिन, स्टेटिन। ठीक है, ये क्या है? आपके हार्मोन्स है। और ये क्या था आपका? एंजाइम। इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो ग्लूकेगान है ये क्या करता है? हार्मोन्स। तो ग्लूकेगान जो है आपका ये क्या करता है? इसको देखिए, ये जो है ग्लाइकोजेन। देखिए, हमारा जो लीवर होता है वो ग्लूकोज को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में चेंज कर देता है। लेकिन ये आपका जो हार्मोन्स है, अल्फा जो सेल है उससे जो हार्मोन्स निकलता है ग्लूकेगान, वो क्या करता है? ये ग्लूकेगान क्या करता है? ये देखिए, ग्लाइकोजेन को चेंज किस में कर देता है? ये ग्लाइकोजेन को चेंज किस में करता है? फिर से ग्लूकोज में चेंज करता है। फिर से क्या करता है? ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में जब चेंज कर देगा तो क्या हो जाएगा? आपको मधुमेह और डायबिटीज वाला बीमारी आपको होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में क्या बढ़ा दे रहा है? ग्लूकोज का स्तर बढ़ा दे रहा है। कौन बढ़ाता है? अल्फा सेल से निकलता है जो ग्लूकेगान हार्मोन्स जो निकलता है वो क्या करता है? आपको ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अब उससे क्या होता है? आपके शरीर में डायबिटीज वाला जो बीमारी होता है, मधुमेह जिसको बोलते हैं, वो होने लगता है। ठीक है, अब देखिए, जो बीटा सेल है यहाँ पे, जो बीटा सेल से हार्मोन्स क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की जो स्तर जो बढ़ गया रहता है, ग्लूकोज का जो स्तर देखिए यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज बढ़ गया रहता है। अब ये जो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज का स्तर को कम कर देता है। क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मधुमेह जो आपका या डायबिटीज बीमारी होने वाला होता है उसका खतरा कम हो जाता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का कमी हो जाएगा तो हमको क्या बीमारी हो जाएगा? इंसुलिन की कमी होने के कारण आपको मधुमेह या डायबिटीज उसको बोल सकते हैं, वो बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हार्मोन्स कितना जरूरी है हमारे शरीर में और क्या क्या करता है? ये तो एक तो क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। और दूसरा जो इंसुलिन है वो क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है। ठीक है, इससे तो हमारे डायबिटीज वाला भी जो बीमारी होता है उसका खतरा कम हो जाता है। ठीक है,
और एक देखेंगे अंतिम है सोमैटोस्टेटिन। ये गामा सेल से निकलता है, क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन। यह क्या करता है? यह ऊर्जा देता है, ठीक है, ऊर्जा संचित करता है। और जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में स्वांगीकरण जो होता है उसका स्तर बढ़ाता है, ठीक है। सोमैटोस्टेटिन का काम क्या होता है? भोजन में जो भी स्वांगीकरण हम लोग कहते हैं तो उसी को बढ़ाता है यह, ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सब। हम लोग क्या देखें, सबसे पहले अग्नाशय के बारे में हम लोग क्या क्या देखें, रिकॉल करते चलते हैं, ठीक है। जो अग्नाशय है उसके बारे में हम लोग क्या देखें, इसकी जो खोज किए थे आपको लैंगर हैंस किए थे, ठीक है। जो लैंगर हैंस किए थे इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? लैंगर हैंस की दीपिका, ठीक है। अब जो हम अग्नाशय के बारे में क्या देखें, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में यही अग्नाशय जो है मिक्स ग्लैंड है। हार्मोन्स देखिए यहाँ पे हम लोग देखें एंजाइम का भी स्राव करता है और क्या स्राव करता है? हार्मोन्स का भी स्राव करता है। फिर हम लोग क्या देखें, एंजाइम में क्या चीज का स्राव करता है? तो एंजाइम में 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव करता है। एक देख लिए लाइपेज, एक देख लिए एमाइलेज और एक देख लिए आप ट्रिप्सिन, ठीक है। यहाँ देखिए लात याद कर लेंगे, एलएटी, इससे इजी हो जाएगा आपको याद करने में। क्या हम लोग देख लिए यहाँ पे, देखिए हम लोग क्या देखें, एंजाइम हम लोग देख रहे थे, ये क्या था? एंजाइम था, ठीक है। ये क्या है आपका? एंजाइम। तो एंजाइम हम लोग क्या देख लिए? 3 प्रकार का देख लिए। जो लाइपेज है वो क्या करता है हमारे शरीर में? जो लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। हमारे शरीर में जितना भी वसा होता है उसको कौन पचाने का काम करता है? लाइपेज। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचाने का काम कौन करता है? आपका एमाइलेज। और जो प्रोटीन का जो पाचन करता है उसको क्या करते हैं? ट्रिप्सिन, ठीक है। ये 3 प्रकार का एंजाइम देख लिए। आपसे सवाल पूछ सकता है कि जो लाइपेज एंजाइम है हमारे शरीर के कौन से पार्ट से निकलता है, तो क्या बोलेंगे? अग्नाशय के। अगर वो पूछ देता है कि क्या करता है तो बता सकते हैं वसा का पाचन करता है। देखिए यहाँ पे आप एक तो एंजाइम देख लिए, कौन कौन सा एंजाइम निकलता है ये भी आपको पता चल गया कि वो कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। साथ साथ हम लोग क्या क्या देखें, वो अग्नाशय से निकलता है और उनका काम क्या है, ठीक है। तो लाइपेज वसा को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। और हार्मोन्स हम लोग देखते हैं कि जो अग्नाशय से जो हार्मोन्स निकलता है, सबसे पहले हम लोग देखें कि कौन सा सेल से, हमारे बॉडी की कौन सी कोशिका से निकलता है। तो 3 कोशिका हम लोग देखें, अल्फा बीटा गामा। ये जो 3 सेल है उसी से क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। तो हम लोग क्या देखिए, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगान हार्मोन। फिर हम लोग देखेंगे बीटा सेल से निकलता है जो हार्मोन्स निकलता है इंसुलिन। और फिर तीसरा हम लोग देखेंगे गामा सेल से निकलता है सोमैटोस्टेटिन। तो क्या करता है ये? ग्लूकेगान हमारा क्या ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है, ये बढ़ा देगा ग्लूकेगान। फिर इंसुलिन उसको कम कर देता है और सोमैटोस्टेटिन जो होता है वो ऊर्जा का संग्रह करता है या भोजन के स्वांगीकरण में होता है, ये सहायक होता है सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। क्लियर हुआ? और क्वेश्चन में बोला था क्या, लैंगर हैंस की दीपिका जो भी है किसको कहा जाता है, हमारे शरीर में कौन से पार्ट को कहा जाता है? तो क्या हो गया आपका? अग्नाशय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, देखिए ये डिजाइन पूछ रहा है किसने किया था। ऑप्शन देख लीजिए जरा, क्या क्या दिया है। पिंगली बनकैया, फिर दिया राम सुंदर भंडारी, तीसरा दिया श्यामलाल गुप्त और चौथा दिया भीखाजी कामा, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किए थे वे आपके हो जाएंगे कौन? पिंगली बनकैया। आपका आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पिंगली बनकैया। क्या किए थे? डिजाइन, ठीक है। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में पेश किसने किया था, देखिए 2 क्वेश्चन हो गया, एक तो डिजाइन बनाए थे और एक हो गया पेश किसने किया था। तो पेश किए थे हम, देखिए हंसा मेहता। हंसा मेहता क्या किए थे? राष्ट्रीय ध्वज को पेश किए थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, राष्ट्रीय ध्वज को हमारे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो हम डेट देख लेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेट है, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? इस दिन क्या हुआ था? राष्ट्र ध्वज को हमारे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। और हम लोग क्या देखें, हंसा मेहता जो थे राष्ट्रीय ध्वज को क्या किए थे? पेश किए थे संविधान सभा में, ठीक है। और यह पिंगली जो बनकैया है वो क्या किए थे? डिजाइन किए थे। जो हमारे झंडा का जो डिजाइन है उसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली बनकैया, ठीक है। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका हम लोग लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज का, तो क्या हो जाएगा? 3:2, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग देख लें संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को पेश किसने किया था संविधान सभा में? तो पेश किए थे आपने हंसा मेहता। साथ साथ हम लोग क्या देखें, ये डिजाइन किए थे, ये पेश किए थे और संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। फिर हम लोग देख लेंगे जो भारतीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? तो वो है 3:2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर चौड़ाई पहले दे दे, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे, चौड़ाई और किसका पूछेगा? लंबाई का, लंबाई का, तो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा लंबाई चौड़ाई, क्योंकि लंबाई हमारा 3 है और चौड़ाई 2 है, तो अगर चौड़ाई पहले देता है तो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है? त्रिपिटक, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक संबंधित किससे है? देखिए हिंदुओं के, मुसलमानों के, जैनों के या बौद्धों के। तो जो त्रिपिटक है, ये जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है? बौद्धों के, बौद्ध से संबंधित है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा है। देखिए त्रिपिटक में हम लोग देख लेंगे, त्रिपिटक करने का क्या मतलब है? 3। त्रिपिटक में हम लोग का क्या क्या आता है? सबसे पहले हम लोग देख लेंगे विनय पिटक, त्रिपिटक में हम लोग देख रहे हैं विनय पिटक, फिर हो जाएगा सूत पिटक और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? अभिधम पिटक, अभिधम पिटक।
तो त्रिपिटक पूछेगा किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक हमारा संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक कौन कौन सा है, तो हमारा त्रिपिटक हो जाएगा विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। क्या देखें, विनय पिटक, सूत पिटक, देखिए सूत्र नहीं है सूत है, सूत पिटक, और तीसरा हो जाएगा अभिधम पिटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टीआरपी का अर्थ है। सभी जानते होंगे, सब मूवी देखते होंगे, तो ऐसे भी बोलचाल में सब बोलते हैं कि टीआरपी बढ़ गया है, घट गया है। तो टीआरपी है क्या, देखिए ये टीआरपी का पूछ रहा है, टीआरपी का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन पर जरा ध्यान दीजिए, ऑप्शन में दिया है टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर दिया है ट्रेड रिलेटेड पॉइंट, तीसरा में देखेंगे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, और चौथा में देखेंगे रैक्स रिलेटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो टीआरपी का अर्थ है वो क्या है, टीआरपी का अर्थ होता है आपका, देखिए टीआरपी का अर्थ हो जाएगा टेलीविजन, देखिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। देखिए टीआरपी का हम लोग फुल फॉर्म देख लिए, क्या हो गया, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, या फिर हम इसको बोल देते हैं, एक और नाम से बुलाया जाता है इसको, टारगेट रेटिंग पॉइंट। ठीक है, और हम लोग क्या देखें, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है, तो जो टीआरपी है इससे क्या पता चलता है, कौन सा आपका चैनल या कौन सा कार्यक्रम, देखिए कोई भी चैनल या कार्यक्रम के बारे में पता चलता है। देखिए चैनल या कार्यक्रम आप बोल सकते हैं, कार्यक्रम, चैनल या कार्यक्रम के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है कि देखिए पता चलता है कौन सा चैनल या कार्यक्रम सबसे ज़्यादा चल रहा है। टीआरपी से क्या पता चलता है, सबसे ज़्यादा चलने वाला कार्यक्रम और चैनल, कि लोगों के द्वारा कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा चलाया जा रहा है, तो वो किससे पता चलता है, टीआरपी रेट पता चलता है। ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इसमें किसको रखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा चलाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब तात्पर्य है कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी चैनल या कार्यक्रम है, इसमें क्या किया जाता है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है इसकी लोकप्रियता, कितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग टीआरपी से पता चला, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या देखिए, टीआरपी से टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यहाँ पे देखिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, या फिर हम लोग देख सकते हैं टारगेट रेटिंग पॉइंट। इससे हम लोग को पता चलता है कोई भी चैनल या कार्यक्रम जो चल रहा है उसका कितना लोकप्रियता बढ़ रहा है, उसको लोग कितना देख रहे हैं। ठीक है, तो वही पता चलता है हमारा टीआरपी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन, या एक मैथ है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, यदि एक भिन्न, ठीक है, फिर दिया अंश में 20% बढ़ा दिया जाता है और हर में 10% कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो भिन्न 3/2 बन जाता है, तो मूल भिन्न का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न का मान। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, यदि एक भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए और इसकी हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगा। देखिए ऑप्शन में दिया आपका, ए में 9/8, बी में 7/8, सी में 2/3 और डी में 6/7। यह मैथ है, बिना सॉल्व किए आंसर आप बता नहीं सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंश और हर क्या है। ठीक है, देखिए अच्छे से इसको समझिए क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे तो भिन्न क्या दिया हुआ है हमारा, 3/2, 3/2 दिया है, भिन्न आपका दिया हुआ है, और आपका क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बट्टा के जो ऊपर होता है, यहाँ पे देखिए बट्टा के जो ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंश, और बट्टा के जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, अंश हर आपको क्लियर समझ में आ गया, अंश किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं। जो बट्टा के आपके ऊपर है उसको अंश बोलते हैं। तो इसमें क्या 3/2 में अंश क्या होगा, अंश हो जाएगा आपका 3 और हल हो जाएगा 2। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है 2/6 रहा तो इसमें अंश क्या हो जाएगा, अंश आपका 2 हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें जो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जो पूछता है कि इतना वृद्धि कर दिया जाए फिर कम कर दिया जाए फिर इसका मूल भिन्न पूछता है, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 20% बढ़ा दिया जाए। इसके कहने का क्या मतलब है, उसको समझिए। मतलब 100 में आप क्या बढ़ाते हैं, 20 बढ़ाते हैं, तो कितना हो गया 120। कहना यही चाहता है, 20% बढ़ा दिया। अब क्या बोल रहा है, इसके हर को 10% कम कर दिया गया। तो 10% कम बोल रहा है तो परसेंटेज किस पे होता है, 100 पे। तो 10% कम बोल रहा है तो क्या हो गया, 100 में से 10 घटा लेंगे तो क्या हो गया आपका 90 हो गया। ठीक है, तो अंश में बोल रहा है 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20% अगर बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है आपका 120, और 10% कम करने का अगर बात कर रहा है तो 100 से 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। ये जो बोल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो अंश में बोल रहा है तो अंश का जो काम है क्वेश्चन में जो हमारे अंश में दिया रहेगा उसका काम क्या करेंगे, हर के साथ करेंगे, और हर का काम क्या करेंगे, अंश में करेंगे। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए प्रश्न हमारा सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या भिन्न हमारा क्या दिया है। भिन्न हमारा दिया है 3/2। ठीक है, तो आपको बताया गया ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो क्लियर हो गया आपको, 3 अंश हो गया 2 हर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अंश का काम बोले हैं हर में करना है और हर का काम अंश में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो 20% बढ़ा दिया जाए अंश में बोला है, तो क्या बढ़ाएंगे हम लोग, हर में बढ़ाएंगे।
तो क्या बढ़ा देंगे, गुना करके हम लोग गुना कर देते हैं 120, क्योंकि बढ़ाने का बात किया है। फिर क्या बोल रहा है, और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए। देखिए यहाँ हर को बोल रहा है, हर को, तो हर का काम हम लोग अंश में करेंगे, तो क्या बोल रहा है, कम कर दिया जाए। तो 100 में से 10 कम किए, हमारा 90 हो गया, तो उसको क्या ऊपर गुना करेंगे, अंश में काम करेंगे, तो क्या हो गया हमारा 90। ये आपका हो गया। अब इसको काटेंगे, ठीक है। देखिए 3 से काटिए, 30 तिहाई 90 और 30 चौका 120। अब कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गया हमारा 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, तो हमारा भिन्न क्या मिल गया, हमारा 9/8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9/8। ऑप्शन में देखते हैं, देखिए हमारे ए ऑप्शन में दिया है 9/8, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 9/8। क्लियर हुआ सबको। यहाँ पे क्या करना है, गुना कर देना है, पहले तो भिन्न जो दिया रहेगा उसको लिख देना है, फिर जैसे बोलेगा अंश का काम हर में कर देंगे और हर का काम अंश में कर देंगे, और क्या करेंगे, गुना कर देंगे और काट लेंगे। न्यूनतम जब तक नहीं कटे, जब तक कटते जाए तब तक उसको काटते जाना है, और उसके बाद से नहीं कटता तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद से फिर ऊपर ऊपर गुना करिए आप नीचे करके, उसके बाद जितना भिन्न आया वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरह आज का सेशन 10 सेशन क्वेश्चन का सेशन आज का समाप्त होता है। इसी तरह पीटी और मीन्स का धीरे धीरे आपका सब तैयारी हो जाएगा। अच्छे से ध्यान को इस सेशन को देखिए, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।